हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है हिंस्प्रग डिजीज। और हिंस्प्रग डिजीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके सर्जिकल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं हिंस्प्रग डिजीज के बारे में। ठीक है, हिंस्प्रग डिजीज इज ए कंजेनाइटल एनोमलीज आल्सो नोन एज ए कंजेनाइटल एगेंग्लियोसिस और एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, हिंस्प्रग डिजीज एक कंजेनाइटल एनोमलीज है। ठीक है, कंजेनाइटल माल डिफेक्ट है। ठीक है, वो और अल्सो नोन एज कंजेनाइटल एगेंग्लियोसिस और एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, इसके दो दूसरे नाम है, एक तो कंजेनाइटल एगेंग्लियोसिस और एक है एगेंग्लियोनिक मेगाकोलोन। ठीक है, द डिजीज अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ द absence ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन द रेक्टम एंड अदर एरिया ऑफ द अफेक्टेड इंटेस्टाइन। ये डिजीज कैरेक्टराइज होती है, इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। गैंग्लियोनिक सेल्स होती है जो रेक्टम के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर रहती है, वो अब्सेंट होती है। ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल्स का काम रहता है कि ये पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व इनर्वेशन को ये मतलब रिसीव करती है। ठीक है, जो पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक जो सिग्नल मतलब हमारा जो ब्रेन भेजता है या सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भेजता है, तो ये गैंग्लियोनिक सेल उनको रिसीव करती है और पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होते हैं जीआई सिस्टम के, उनको कंडक्ट करवाती है या मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है। ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल। तो बात करते हैं बाद में मैकेनिकल वेंटिल ऑब्स्ट्रक्शंस रिजल्ट बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट मोटिलिटी इन इंटेस्टाइनल सेगमेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनएडिक्वेट मोटिलिटी, जो मोटिलिटी नहीं होगी। मोटिलिटी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट है, और गैंग्लियोनिक सेल का काम रहता है कि वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को मतलब कंडक्ट करवाती है या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिजीज में भी फेमिलियर कंजेनाइटल डिफेक्ट और में बी एसोसिएटेड विद अदर एनोमलीज सच एज डाउन सिंड्रोम एंड जेनेटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, ये डिजीज है, ये तो एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है। ठीक है, या तो मतलब ये सिंगल डिफेक्ट होता है, या हमें कभी कभी डाउन सिंड्रोम के साथ या अदर जेनेटो अब जेनेटो यूरिनरी एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि एक्सट्रोपियो ब्लैडर है, उनके साथ भी हमें कभी कभी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं रेक्टल बायोप्सी स्पेसिमेन सो हिस्टोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल्स। हम रेक्टल बायोप्सी से हम पता लगा सकते हैं, रेक्टल बायोप्सी करवाते हैं, रेक्टल बायोप्सी में हमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट मिलती है, और जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये पेशेंट हिंस्प्रग डिजीज से सफ़र कर रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है, हिंस्प्रग डिजीज की मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है एंटेरोकोलाइटिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिंस्प्रग डिजीज, तो हमें आंसर देना है एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है, अब कोलाइटिस के साइन एंड सिम्टम है, एक तो फीवर है। ठीक है, सीवियर प्रोस्ट्रेशन। सीवियर प्रोस्ट्रेशन हम कह सकते हैं जब हम कह सकते हैं जब पेशेंट है इतना पेन होता है उसके पेशेंट के अंदर कि वो मतलब जो फर्श है, फर्श पर लेट जाता है और मुंह अपना मुंह है और पैर दोनों को ऐसे इस पोजीशन में कर लेता है। ठीक है, ये तो पेशेंट का मुंह है। ठीक है, और ये पेशेंट के पैर है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि जकड़ जाता है। ठीक है, सीवियर प्रोस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और एक्सपल्सिव वाटरी डायरिया। ठीक है, ये एंटेरोकोलाइटिस के साइन एंड सिम्टम है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड और मॉडरेट डिजीज इज बेस्ड ऑन रिलीविंग द क्रोनिक कंस्टिपेशन विद स्टूल सोपनर एंड रेक्टल इरिगेशन। हाउएवर मेनी चिल्ड्रंस रिक्वायर सर्जरी। ठीक है, अगर कोई माइल्ड हिंस्प्रग डिजीज है तो हम, या मॉडरेट है तो हम उसके अंदर कंस्टिपेशन को, क्रोनिक कंस्टिपेशन को रिलीव करते हैं स्टूल सोपनर देके। ठीक है, या रेक्टल इरिगेशन करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमें सर्जरी जरूरत पड़ती है। ठीक है, सर्जरी करते हैं हिंस्प्रग डिजीज वाले पेशेंट को। ठीक है, तो कभी कभी इसके मतलब हिंस्प्रग डिजीज का इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि हिंस्प्रग डिजीज ये ऐसा मतलब इसी इमेज देकर पूछ लेंगे कि फाइंड आउट द डायग्नोसिस। ठीक है, तो हमें डायग्नोसिस पता लगाना है कि इसमें क्या है। तो इसमें ये देखो, ये जो है मेगा कोलोन है। ठीक है, जो फुला हुआ कोलोन। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो जो एक्चुअल डिजीज वाला पार्ट है वो यहाँ पे। ठीक है, ये जो रेक्टल वाला एरिया है यहाँ पे देखो, गैंग्लियोनिक सेल एब्सेंट होने के कारण ये नैरो है। ठीक है, नैरो होने के कारण जो स्टूल है यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, और यहाँ से आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होने के कारण जो स्टूल है वो एक्सक्रिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण ये डिस्टेंड हो जाता है सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, और ये एगेंग्लियोनिक पोर्शन है और ये रेक्टम है। ठीक है, क्यों इस इमेज एक एग्जाम में आई हुई है हिंस्प्रग डिजीज की। ठीक है, तो देख लेना इस इमेज को। फिर बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो साइन एंड सिम्टम या असेसमेंट, तो फिर न्यूबॉर्न में अलग साइन एंड सिम्टम दिखते हैं और चिल्ड्रन में अलग साइन एंड सिम्टम दिखते हैं। न्यूबॉर्न में क्या दिखता है, फेलियर टू पास मेकोनियम स्टूल, इंपॉर्टेंट है फेलियर टू पास मेकोनियम स्टूल। ठीक है,
ये एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक न्यू नेट है और वो 24 घंटे के बाद, ठीक है 24 घंटे हो गए और वो अभी तक मेकोनियम मतलब मेकोनियम एक्स क्रिएट नहीं कर पाया या पास नहीं कर पाया है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? तो उसका रीजन हो सकता है हिर्शबर्ग डिजीज, ठीक है, हिर्शबर्ग डिजीज हो सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, सेकंड है रिफ्यूजल टू सक। वो मतलब जो पेशेंट जो न्यूनेट है वो सक नहीं करेगा, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है। जो बच्चा मतलब जो भी दूध दूध कुछ भी पी रहा है तो वो रिटेन रहेगा इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। और बाइल स्टेन वोमिटस, ठीक है, बाइल स्टेन वोमिटस, हम जो पेशेंट वोमिट करेगा उसके अंदर हमें बाइल देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन के अंदर है फेलियर टू गेन वेट एंड डिलेड ग्रोथ, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो वेट गेन नहीं कर पाता है और उसकी जो ग्रोथ है वो डिले हो जाती है, वो धीमे हो जाती है, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है चिल्ड्रन के अंदर भी। वोमिटिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। कभी कभी अगर ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाए तो वोमिटिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। कंस्टिपेशन विद अल्टरनेटिंग विद डायरिया, ठीक है। पेशेंट को कभी कभी तो कंस्टिपेशन होगी और कभी कभी डायरिया होगा, ठीक है। कंस्टिपेशन और डायरिया क्यों होगा कि जैसे ही समझो कि जैसे मतलब ज़्यादा रिटेन हो गया, ठीक है, जो मतलब फिकल मटेरियल है जो हम कह सकते हैं चाइल्ड का, वो ज़्यादा रिटेन हो गया। रिटेन होने के कारण जो हम ओस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो वाटर को जो फिकल कंटेंट है वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। वाटर को ऑब्जर्व करने के कारण जो फिकल कंटेंट है वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और लिक्विड फॉर्म होने के कारण उसको डायरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है रिबन लाइक एंड फॉल स्मेलिंग स्टूल, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और इस कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं, ठीक है, रिबन लाइक एंड फॉल स्मेलिंग स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिजीज, ठीक है। तो हमें आंसर देना है हिर्शबर्ग डिजीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार कि रिबन लाइक एंड फॉल स्मेलिंग स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, दो इसके अलग अलग मैनेजमेंट है। पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम मेंटेन द लो फाइबर हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट एंड पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी नेसेसरी टू एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है। हम ज़्यादातर पेशेंट को लो फाइबर डाइट देते हैं, ठीक है, और हाई कैलोरी डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, ठीक है। अब मतलब बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कंस्टिपेशन है, तो कंस्टिपेशन होने की वजह से इसको हाई फाइबर डाइट देनी चाहिए। हाई फाइबर डाइट नहीं देते हैं, लो फाइबर डाइट देते हैं। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। तो हिर्शबर्ग डिजीज को कौन सी डाइट प्रीफर करते हैं? तो हम लो फाइबर डाइट, हाई कैलोरी डाइट और हाई प्रोटीन डाइट प्रीफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर स्टूल शॉर्पनर एज प्रेस्क्राइब। स्टूल शॉर्पनर देते हैं पेशेंट को या बच्चे को, ठीक है। एडमिनिस्टर डेली रेक्टल इरिगेशन विद नॉर्मल सेलाइन टू प्रमोट एडिक्वेट एलिमिनेशन एंड प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन एज प्रेस्क्राइब। रेक्टल इरिगेशन करते हैं पेशेंट का, ठीक है, क्योंकि कंस्टिपेशन को रिलीव कराने के लिए हम रेक्टल इरिगेशन करवाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम 2 स्टेप प्रोसीजर सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, 2 स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम कोलोस्टोमी करते हैं और सेकंड स्टेप में जो पार्ट है, जो एगेग्लोनिक पार्ट है, उसको हम कट आउट रिमूव करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है देख लेते हैं, इनिशियली इन द न्यूनेटल पीरियड ए टेम्पररी कोलोस्टोमी इज क्रिएटेड टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन एंड अलाउ द नॉर्मली इनर्वेटेड डायलेटेड मोवल टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज। हम पहले कोलोस्टोमी करते हैं। कोलोस्टोमी क्यों करते हैं? क्योंकि जो डायलेटेड पार्ट है, जो हम कह सकते हैं कि जो इंटेस्टाइन का डायलेटेड पार्ट है, उसको वापस हम रिलीव या इनर्वेटेड करते हैं, जिसके कारण वो अपनी नॉर्मल साइज के वापस नॉर्मल साइज में आ जाए, ठीक है। फिर बाद में व्हेन द बोवल रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज, जब बोवल है वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी, तब उसको हम सर्जिकल रिपेयर के थ्रू उसको पुल आउट थ्रू एक्सरसाइज प्रोसीजर ऑफ बोवल, ठीक है, उस बोवल को हम काट देते हैं, ठीक है, और कोलोस्टोमी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है सर्जिकल मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट से भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एज ए नर्स आपकी क्या प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट रहेगा या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आप क्या करोगे, ठीक। तो फर्स्ट है एसेस द बोवल साउंड को एसेस करेंगे, ठीक है, पेशेंट के प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, ठीक है। एडमिनिस्टर बोवल प्रिपरेशन एज प्रेस्क्राइब, हम बोवल प्रिपरेशन प्रेस्क्राइब करेंगे, जैसे कि रेक्टल इरिगेशन है, ठीक है, स्टूल शॉर्पनर देंगे, ठीक है। मेंटेन एनपीओ स्टेटस, अगर सीवियर डिस्टेंशन एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया है, वोमिटिंग पेशेंट कर रहा है, तो हम एनपीओ स्टेटस रखेंगे। और सर्जरी से पहले 24 घंटे या 48 घंटे पहले हम एनपीओ स्टेटस रखते हैं। एज ए हम सर्जन में कह देता है कि आप इस पेशेंट को एनपीओ स्टेटस रखना है, ठीक है। मॉनिटर हाइड्रेशन एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस, प्रोवाइड फ्लूइड इंट्रावेनसली एज प्रेस्क्राइब फॉर हाइड्रेशन। हम पेशेंट को हाइड्रेशन आईवी फ्लूइड के थ्रू प्रेस्क्राइब मतलब आईवी फ्लूइड के थ्रू हम देते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, और
स्टेटस भी हम देखते हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स और कोलोनिक इरिगेशन विद एंटीबायोटिक सॉल्यूशन एज प्रेस्क्राइब टू क्लियर द बाउल और बैक्टीरिया, ठीक है। हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं और कोलोनिक इरिगेशन करते हैं एंटीबायोटिक सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, जिसके कारण जो बाउल जो कोलोन है वो बैक्टीरिया उसको क्लीन हो जाए, ठीक है, या बैक्टीरिया वो हम कह सकते हैं कि उसको बैक्टीरिया जो कम कर सकते हैं या मार सकते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटर द स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट, स्ट्रिक्ट इनटेक और आउटपुट चार्ट हमें मेंटेन करना है, ठीक है। ऑब्टेन डेली वेट हमें मॉनिटर करना है, कहीं पेशेंट वेट गेन तो नहीं कर रहा है, कहीं इसको मतलब ज़्यादातर फ्लूइड ओवरलोड नहीं हो गया, ठीक है, वो मॉनिटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर एब्डोमिनल ग्रोथ डेली, एब्डोमिनल ग्रोथ हम मेजर करते रहते हैं, ठीक है। अवॉइड टेकिंग टेम्परेचर रेक्टली, हम इंपॉर्टेंट है रेक्टली टेम्परेचर नहीं लेते हैं हिस्टोरिक डिजीज़ में, ठीक है। हम ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि मतलब रेक्टल टेम्परेचर हिस्टोरिक डिजीज़ में कॉन्ट्रा इंडिकेट क्यों है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चांसेस रहते हैं इंजरी के, एक तो मतलब उसके अंदर पहले भी गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं है, ठीक है। और जैसे हम रेक्टल वो थर्मोमीटर इंसर्ट करें, क्या पता पेशेंट हमने फीकल मटेरियल या डायरिया पास कर दे, ठीक है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं रेक्टल टेम्परेचर, ठीक है। मॉनिटर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अगर सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट देखने को मिलता है, वो हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट में हम मॉनिटर द वाइटल साइंस, अवॉइड टेकिंग द टेम्परेचर रेक्टली, ठीक है। हम मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं और अवॉइड टेकिंग द टेम्परेचर रेक्टली, हम टेम्परेचर अवॉइड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है रेक्टली टेम्परेचर हम नहीं लेते हैं पेशेंट का किसी हिस्टोरिक डिजीज में, ठीक है। एब्डोमिनल ग्रोथ हम मेजर करते रहते हैं, ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ती है हम तब भी मेजर करते रहते हैं डेली, और जब ज़रूरत पड़े तब हम एब्डोमिनल ग्रोथ मेजर करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे एज द सर्जिकल साइट फॉर रेडनेस स्वेलिंग एंड ड्रेनेज, ठीक है, हम सर्जिकल साइट फॉर रेडनेस स्वेलिंग और ड्रेनेज के लिए मॉनिटर करते रहते हैं, कहीं इन्फेक्शन हो गया या नहीं हुआ पता लगाने के लिए, ठीक है। ऐसे एज द स्टोमा इफ प्रेजेंट फॉर ब्लीडिंग और स्किन ब्रेकडाउन, स्टोमा शुड बी रेड एंड मॉइस्ट, हम स्टोमा देखते हैं कोलोस्टोमी को, जो स्टोमा क्या था उसका कलर देखते हैं कि स्टोमा प्रॉपर फंक्शनिंग में है नहीं, उसको फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी क्या क्वेश्चन आया हुआ है स्टोमा से रिलेटेड, ठीक है। स्टोमा का नॉर्मल कलर हमें नर्स क्या मतलब नर्स कैसे पता लगेगा कि स्टोमा नॉर्मल है या फंक्शनिंग है या नॉर्मल स्टोमा वस्कुलर है, तो पता कैसे लगाते हैं स्टोमा का, तो पता लगाते हैं रेड और मोइस्ट कलर का होता है स्टोमा, ठीक है। अगर ब्लू या पर्पल कलर का स्टोमा है तो वो हम कह सकते हैं जो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है स्टोमा के अंदर, ठीक है, तुरंत हम फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है एसेस द एनल एरिया फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टूल रेडनेस और डिस्चार्ज, ठीक है। सर्जिकल रिपेयर करने के बाद में हम एनल एरिया को देखते हैं, कहीं उस पर मतलब स्टूल या रेडनेस या डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन एनपीओ स्टेटस एज प्रेस्क्राइब्ड अंटिल द बॉवल साउंड रिटर्न और फ्लेटस इज पास्ट, यूजुअली विद इन 48 to 72 आवर्स में हम बॉवल साउंड एनपीओ स्टेटस रखते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, ठीक है, और 48 to 72 आवर्स तक रखते हैं, और हम देखते हैं और तब तक रखते हैं जब तक कि बॉवल साउंड वापस रिटर्न नहीं हो जाए तब तक, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू अलाउ इंटरमिटेंट सक्शंस एंड अंटिल पेरिस्टाल्सिस रिटर्न, हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हमें पेशेंट के अंदर मेंटेन मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं और उसको इंटरमिटेंट सक्शन पर हम मेंटेन करते हैं, ठीक है, जिसके जब तक कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इनिशिएट नहीं हो तब तक, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन द आईवी फ्लूइड अंटिल द चाइल्ड टॉलरेट एप्रोप्रिएट ओरल इंटेक एडवांसिंग द डाइट फ्रॉम क्लियर लिक्विड टू रेगुलर एज टॉलरेटेड एज प्रेस्क्राइब, ठीक है। जब तक पेशेंट हम ओरली इंटेक नहीं ले सकता है तब तक हमें आईवी फ्लूइड मेंटेन करना है, ठीक है। और आईवी जैसे पेशेंट ने ओरली फ्लूइड लेना स्टार्ट कर दिया तो हम पहले उसको क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं, बाद में फिर रेगुलर डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एसएस फॉर डिहाइड्रेशन एंड फ्लूइड ओवरलोड और मॉनिटर फॉर स्ट्रिक्ट इंटेक एंड आउटपुट, ठीक है। हम फ्लूइड ओवरलोड के लिए मॉनिटर करते हैं, कई पेशेंट में इंट्रावेनस थेरेपी ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, और हम इंटेक और आउटपुट को भी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ऑब्टेन डेली वेट मॉनिटर करते हैं पेशेंट का, ठीक है। एसएस फॉर पेन एंड प्रोवाइड कंफर्ट मेजर एज रिक्वायर्ड, हम पेन और प्रोवाइड कंफर्ट मेजर भी हम देखते हैं पेशेंट का, ठीक है। पेशेंट को पेन फ्री रखते हैं। प्रोवाइड द पेरेंट्स विद इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द कोलोस्टोमी केयर एंड स्किन केयर, हम पेशेंट को या जो पेरेंट्स हैं उनको कोलोस्टोमी केयर के बारे में बताते हैं, कोलोस्टोमी केयर कैसे करनी है, ठीक है। टीच द पेरेंट्स अबाउट द एप्रोप्रिएट डाइट एंड द नीड फॉर एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, हम पेशेंट को हम एप्रोप्रिएट डाइट बताते हैं जस्ट पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन होने के बाद में, ठीक है, और एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक को हम कहते हैं, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।